अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। माज़ खां है कि कुछ तकनीकी वजूहात पे कुछ मिनट जो है देर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज जुम्मा है और नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबकी बहुत ख्वाहिश थी कि वो पिछले 2 हफ्ते से मैं नहीं। सेठी साहब, बहुत सारे मौज़ूआत हैं आज बात करने के लिए, लेकिन सबसे जो पहला मौजू हमारा वो है खान साहब का जो इंटरव्यू कल उन्होंने एक पॉडकास्टर्स के ग्रुप को दिया और उसमें उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए। सबसे जो अहम बात उस इंटरव्यू से निकली वो ये थी कि उन्होंने खान साहब ने ये कहा कि 29 में ही पता लग गया था कि पीएमएलएन क्या इंट्रीग या साजिश कर रही है उनके खिलाफ, और यही वजह थी कि वो जो साबिक डीजी आईएसआई थे जनरल फैज हमीद साहब, उनको तब्दील नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि एक तो अफगानिस्तान का मसला था और दूसरा वो आईज और ईयर्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। उनके अपने अल्फाज हैं, मुश्किल वक्त में उनकी जरूरत थी गवर्नमेंट को। एक तो ये उन्होंने बयान दिया। जाहिरी बात है ये उनके जो प्रीवियस चांस है अमेरिका की साजिश का, उसकी नफी भी करता है। और आज उन्होंने एक अपने जलसों का आगाज फिर से कर दिया। मियां वाली में उन्होंने ऐलान किया कि वो 20 मई से पहले पहले कॉल दे देंगे कि आपने इस्लामाबाद एक लॉन्ग मार्च करना। ये मई ही क्या, क्यों जो है तारीख जरूरी है, महीना क्यों अहम है, इसके ऊपर भी हम जो है आपसे जानना चाहेंगे। आपकी जो है इंफॉर्मेशन भी और तबसरा भी। और तीसरी जो अहम डेवलपमेंट है वो इससे मुतल्लिक है कि जो वीडियो लीक्स का बड़ा चर्चा हो रहा है और बहुत 3-4 दिनों से एक डिफेंसिव पोजीशन के ऊपर आई हुई है पीटीआई के, जी कोई फेक वीडियोस आ रही हैं, वो फेक है, वो फेक है, वो आई नहीं है, उससे पहले ही साबित हो रहा है कि जी वो फेक है। पता नहीं, ये भी कुछ अजीबोगरीब बात है। और फाइनली जो इम्पोर्टेंट बात है वो अलीम खान साहब के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो उन्होंने इमरान खान साहब को जवाब दिया है और उसमें उन्होंने करप्शन का, लैंड डेवलपर्स का, फरागोगी का बहुत खुले तरीके से जिक्र किया। हम वो क्लिप्स भी दिखाएंगे आपको भी और नाजरीन को भी। तो स्टार्ट करते हैं कल के उनके इंटरव्यू से। आपने भी देखी होंगी उसके क्लिप्स वगैरह। तो ये अगर उनको जुलाई 2021 में ही पता था तो फिर अमेरिका क्या उस वक्त भी साजिश कर रहा था? खान साहब जब जी चाहे जो दिल में आता है वो कह देते हैं, कभी कभी सच बोल देते हैं, आमतौर पे झूठ बोलते हैं। अब अर्ज, और ये फैक्चुअल बात है, इसीलिए यू टर्न्स लेनी पड़ती हैं। अब अर्ज ये है कि जी खान साहब आज कह रहे हैं कि जुलाई में इनको पता चल गया था कि कोई साजिश होने जा रही है, और इसलिए वो चाहते थे कि जनरल फैज हमीद उनके आईज एंड एयर्स रहें, और अगर कोई मुश्किल वक्त आए तो उन्हें मुश्किल वक्त से निकालें। मतलब ये है कि वो वही हस्बे मामूल, जनरल साहब ने उनको इलेक्शन जिताया था, जनरल साहब ने उनको प्रॉप अप करके सतून के तौर पे खड़ा किया हुआ था, सारे इत्तेहादियों को वो लेके आए और सारे इत्तेहादियों को इकट्ठा करके रखा हुआ था। तो खान साहब ने तो खुद कोई मेहनत नहीं की थी दोस्तों को साथ लाने की या उनके साथ बात करने की, वो तो बहुत मगरूर थे। और वो जनरल फैज का उन्होंने ये रोल अदा किया हुआ था, और आई थिंक इन रिटर्न ये वादा किया हुआ था कि आपको आर्मी चीफ बनाएंगे। और जाहिर है ये तो अब खुली बात है, वो माने या ना माने, मगर उन्होंने आधी बात तो बता ही दी कि वो चाहते थे कि जनरल फैज रहें। और फिर जो उन्होंने अगली बात कही कि जी मैं चाहता था कि वो, क्योंकि उनका ख्याल था कि ये साजिश जो है ये दिसंबर तक कामयाब होने की जाएगी, तो इसलिए वो चाहते थे कि वो दिसंबर तक, कम से कम दिसंबर जनवरी तक वो रहें। तो ये उन्होंने आज बात तस्लीम की है। अच्छा, अब बात ये है कि ऐसे लगता है कि आईबी जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि एक्चुअली हुकूमत की आईज एंड एयर्स होती है कानूनी तौर पे, आईएसआई जो है वो हुकूमत की आईज एंड एयर्स नहीं होती, वो रियासत की आईज एंड एयर्स होती है। रियासत और हुकूमत में बड़ा फर्क होता है, और आमतौर पे आइन के मुताबिक आईएसआई को सियासी काम में, इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा नहीं लेना चाहिए। और यहाँ इमरान खान साहब खुलेआम एडमिट कर रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि उन्होंने पहले हिस्सा लिया, और ये भी कि वो हिस्सा उसको कंटिन्यू करना चाहते थे कि वो एक सियासी जमात के हक में वो हिस्सा ले, और खुसूसन उनकी जमात के हक में और उनके हक में, और उनको खड़ा रखे और इत्तेहादियों को इकट्ठा करके रखे और ऑपोजिशन की जो सारी साजिश है उसको नाकाम बना दे। तो मतलब ये है कि
5 जुलाई में अगर ये है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने वो और 3 महीने मार्च के, तो उनको ऑपोजिशन को फिर 8 महीने लगे हैं इस साजिश को कंप्लीट करने में। और वो भी जबकि नवंबर में DGISI इमरान खान के साथ के नहीं थे, उनके बगैर भी ऑपोजिशन को 8 महीने लगे हैं तो अब बात यह है कि मैं हमेशा यही कहता हूं कि अगर ऑपोजिशन को 8 महीने लगे हैं तो फिर सवाल ये होता है कि क्या एस्टैब्लिशमेंट उनकी मदद कर रही थी कि नहीं। अगर एस्टैब्लिशमेंट मदद कर रही थी तो 8 महीने क्यों लगे? 1 महीना लगना चाहिए था या 15 दिन लगने चाहिए थे। एक्चुअली तो 2 दिन में ये काम खत्म हो सकता था। वो क्या था काम? वो ये था कि अगर एस्टैब्लिशमेंट ऑपोजिशन के साथ होती और इस साजिश का हिस्सा होती, तो एक सिर्फ आंख मारनी थी उन्होंने NQM को, और एक चौधरी साहब को आंख मारनी थी और वो हट जाते गवर्नमेंट से, तो इमरान खान साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते थे। ये सारा 5, 6, 8 महीने ऑपोजिशन को भाग दौड़ करनी पड़ी और 195 और 196 वोट्स इकट्ठे करने पड़े, जहाँ के उनको 172 की जरूरत थी। तो खान साहब अगर 172 पूरे नहीं कर सकते थे तो गवर्नमेंट गई थी। तो अगर एस्टैब्लिशमेंट ने इनको गिराना था तो फिर नवंबर में जब तक तो जनरल फैज थे वहां, तो उसके बाद अक्टूबर में छुट्टी हो सकती थी इमरान खान साहब की। मगर सूरत हाल ऐसी नहीं हुई, जिसका मतलब ये है कि ऑपोजिशन को बहुत मेहनत करनी पड़ी लोगों को इकट्ठा करने में। और वो भी अगर आप समझें कि नवंबर से लेके मार्च तक 5 महीने लगे ऑपोजिशन, और वो भी आखिरी वक्त तक डामक डोल था। और यहाँ तक के आखिरी वक्त पे चौधरी हजरात जो थे वो इधर होके और फिर लपट लपट के वो खान साहब की गोद में चले गए जो कि शायद आप पछता रहे होंगे। तो अब बात यह है कि ये बिल्कुल बात बैठती नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब जरूर चाहते थे कि DGISI जनरल फैज हमीद जो है वो रहे उनके साथ और उनकी मदद करें, जैसे उन्होंने पहले मदद की थी। अच्छा, अब इसमें एक बात और भी कहने की है, फिर थोड़ी सी आगे बात बढ़ाते हैं। आपको याद होगा जनरल फैज अभी DGC थे, जबकि जनरल आसिम मुनीर साहब को DGISI बनाया गया। हाँ, तो उस वक्त इंटरनल के थे जनरल फैज, नंबर 2 थे ISI में, जब जनरल आसिम मुनीर को DGISI बनाया गया। और वो 8 महीने के बाद उनकी खान साहब ने छुट्टी करा दी। और वो भी आज बड़े वाज़ेह तौर पे क्लियर हो गया कि वो क्यों, खान साहब ने उनको फारग क्यों किया। क्योंकि जनरल आसिम मुनीर मेरी इत्तला के मुताबिक, और अगर ये गलत है तो somebody should explain to me कहाँ गलत है, I would be prepared to accept it, but basically आप समझें कि मेरी चिड़िया की ये पक्की खबर है कि जनरल आसिम मुनीर ने जाके खान साहब को एक दफा ये कहा कि खान साहब, वो पंजाब के अंदर बड़े बुरे हालात हैं और वहाँ जो लिंक्स हमें पता चल रहे हैं वो बड़े क्लोज है टू यू एंड योर फैमिली। मैं अब इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा, बड़ी खुल के वहां बात हुई। उन्होंने बताया कि ये फाइल है, ये वहां हो रहा है, ये गोगी ये कर रही है और आपकी अहलिया जो है उनका ये तल्लुक है और ये है, और बुज़दार ये कर रहा है और ये कर रहा है। और मेरी इत्तला के मुताबिक खान साहब ने बात सुन के और कहा ओके लेट मी थिंक अबाउट इट। और उन्होंने कहा ये तब्दील करनी पड़ेगी पंजाब की जो सूरत हाल है, और बुज़दार को भी चेंज करना पड़ेगा आपको, अगर आपने अपने आप को बचा के रखना है इसकी नेगेटिव फॉल आउट से। तो खान साहब ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, बट माइंड बहुत किया। और उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि ये बंदा जो है इसको चेंज करे, आई डोंट वांट इट। एंड दैट इज व्हाई जनरल आसिम मुनीर वाज देन शंटेड आउट, बिकॉज उन्होंने जाके इनको हकीकत एक दिखाई, आईना दिखाया कि ये हो रहा है, अब ये आपके खिलाफ जा रही है, फिर हमारे खिलाफ भी जा रही है, बिकॉज हम आपके साथ हैं। तो उनको साइडलाइन कर दिया और फिर जनरल फैज को DGISI बनाया। तो अब अर्ज ये है कि हमें तो ये बताया गया था कि 2 बातें बताई गई थी कि ISI के बारे में, कि ISI जो है वो बेसिकली इट्स इंटेलिजेंस एजेंसी, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है और एक्सटर्नल इंटेलिजेंस है, सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है। मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एक रोल उन्होंने इख्तियार कर ही लिया, मगर वो इंस्टीट्यूशनल रोल है, वो एक किसी शख्स का रोल नहीं है। मगर खान साहब ने एक शख्स के और इंस्टीट्यूशन को मिला के और उसकी नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की। हालांकि उनके पास ना वोट्स थे, ना पॉपुलैरिटी थी, ना इलेक्शन में वो जीते थे, मगर अब उनको आदत पड़ गई थी कि एक साहब के ऊपर सहारा लेने की। तो पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो फिर 5 महीने के बाद उनको याद आया कि अमेरिका की अब कंस्पिरेसी थ्योरी लगानी पड़ेगी, बिकॉज लग ऐसे रहा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने जा रहा है। और जब वो 8 को अनाउंस हो गया
تو پھر انہوں نے ہاتھ پیر مارنے شروع کیے. ان کو سمجھ آ گئی بات کی کہ اب یہ میں جا رہا ہوں, میری چھٹی ہو رہی ہے, اب ایک نیا بیانیہ ڈھونڈنا پڑے گا. یہ کرپشن کا بیانیہ اور یہ بیانیہ چل نہیں رہا ہے, میرے اپنے ساتھی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اپوزیشن نے مل جل کے اسٹچ اپ کر ہی لیا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کہتے تھے آئی ول ویلکم, کہ آئیں ووٹ آف نو کانفیڈنس لیں, میں ویلکم کروں گا. اور پھر یہ بھی کہتے تھے اگر کامیاب ہو گیا میں ایک سیکنڈ نہیں رہوں گا. تو خیر اس وقت ان کا یہ فیصلہ تھا کہ ان کو تو کامیاب تو یہ ہونے جا رہا ہے, مگر میں نے ایک سیکنڈ نہیں, میں نے تو جانا ہی نہیں ہے یہاں سے, جو مرضی کر لے, آئین کی دھجیاں اڑا دے, جب تک مجھے اٹھا کے نہیں پھینکیں گے میں نے نہیں جانا. اور اس وقت انہوں نے پھر یہ کنسپریسی تھیوری گھڑی کہ بھئی اچھا یہ جو میرا سپورٹ بیس ہے اس کو کس طریقے سے وپ اپ کیا جائے, پھر گیلونائز کیا جائے, پھر ان کو جوش دیا جائے, اور پھر اپنا ایک بیانیہ بنایا جائے, بیکاز میرا بیانیہ پٹ گیا ہے اور میرے اپنے ساتھی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو پھر انہوں نے یہ نیا بیانیہ بنایا یہ خط کا. اور پھر آج بڑی انٹرسٹ, اور اس میں بھی آپ نے دیکھا 3-4 یو ٹرنز لیے انہوں نے. پہلے تو 8 تاریخ کو اگر خط ملا تو 27 تاریخ تک چپ کیوں رہے. پھر اس کے بعد کہنے لگے میں نے دکھانا کسی کو نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں دکھاتا ہوں پارلیمنٹ کو. پھر سوچا نہیں پارلیمنٹ کو نہیں دکھاتا, میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو بلاتا ہوں. پھر اس کو بلایا, پھر وہاں سے ایک پریس کانفرنس, وہاں اس کے بعد ایک پریس ریلیز آئی جس کے اندر کوئی کنسپریسی یا امریکن کنسپریسی کا ذکر ہی کوئی نہیں. تو پھر بڑے پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے. اس کے بعد انہوں نے پوری لائن کوشش کی کنسپریسی تھیوری کی, تو پھر آئی ایس پی آر نے کہہ دیا ایسی تو بات ہی کوئی نہیں تھی. انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا. پھر اب سمجھ نہیں آئی کیا کریں. پھر انہوں نے شروع کر دیا کہ جی جوڈیشل کمیشن بنے. پھر انہوں نے خط لکھ دیا چیف جسٹس کو کہ جی آپ ہی کریں کچھ, اس کی تفتیش کریں. اب جب حکومت نے کہا کہ ہم بنا دیتے ہیں اور ایسا بندہ لگاتے ہیں اس کی جو اس کے اوپر کوئی نشان ہی نہ ہو, نان کنٹروورشل ہو, تو اب فواد چودھری کہتا ہم نہیں مانتے. ابھی اناؤنس بھی نہیں ہوا تو مانتے نہیں ہیں, ہم نہیں مانتے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ کنسپریسی تھیوری تو پٹ گئی ہے. اور اب بڑی انٹرسٹنگ ایک نیا آخری اسٹروک انہوں نے جو کھیلا ہے وہ یہ کہ اپنے صحافی دوستوں کو, جو کہ ان کے صحافی دوست ہیں اور جن کو لائن جاتی ہے اور جاتی رہی ہے اور ابھی بھی جا رہی ہے, میں وہاں بھی آتے ہیں ہم ابھی کہ کون لائن دے رہا ہے ان کو, انہوں نے ایک نئی شوشہ شروع کر دیا. انہوں نے یہ کہا جی کہ دراصل یہ جو کیبل تھی یہ تو 7-8 لوگوں کو گئی تھی بحث معمول. اس قسم کی کیبل جو ہے وہ ڈی جی ایم آئی کو بھی جاتی ہے, ڈی جی ایم او کو بھی جاتی ہے, ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی جاتی ہے, فارن منسٹر کو جاتی ہے, پرائم منسٹر کو جاتی ہے, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو جاتی ہے, اور 1-2 اور اس قسم کے عہدے ہیں ان کو بھی, کیبنٹ سیکرٹری کو بھی رکھل جاتی ہے, سو ڈی جی امریکہ اس کو بھی جاتی ہے. تو 8-9 لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ جاتی ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاہ محمود قریشی کو تو یہ کافی 4-5 دن کے بعد بتایا گیا کہ جی ایسی کیبل آئی ہے, حالانکہ سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو تو یہ 8 تاریخ کو پتہ چل گیا تھا, تو وہ چپ کیوں رہے. مطلب یہ کہنے کا کہ وہ چپ اس لیے رہے کیونکہ وہ ایک سازش کا حصہ تھے, اس لیے وہ اس کو نمایاں نہیں کرنا چاہتے تھے. اچھا اب یہ ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا کہ جی 4 دن کے بعد ان کو پتہ چلا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اب بات یہ ہے کہ یہ اس قسم کی چلاکیاں اور ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. دراصل ان کا جو بیسک مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ وہ جو بیانیہ ہے, ایک پرانا بیانیہ ایک نیا بیانیہ, جب ایک پٹتا ہے تو دوسرے کو اٹھا لیتے ہیں, جب دوسرا پٹتا ہے تو پھر پچھلے کے پاس چلے جاتے ہیں. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جی وہ اس وجہ سے میں نے نہیں ان کو جانے دیا, اس وجہ سے یہ پرابلم ہوئی. تو اب اوپنلی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ میں چاہ رہا تھا کہ میرے حق میں انٹروینشن ہو اور نیوٹرل نہ رہے اسٹیبلشمنٹ. تو اس قسم کی یہ اب کلبازیاں کھا رہے ہیں. مجھے تو بڑا لگتا ہے کہ یہ بالکل ڈیسپریٹ ہوئے ہیں, اور اب یہ ان کا اور ان کے ساتھیوں کو جو 8-10 کا ایک ٹولہ ہے میڈیا کے اندر جن کو فیڈنگ کرتے ہیں, جن کو فون کال آتے ہیں وہیں سے, جہاں سے جو چوہدری پرویز الہی کو اس دن فون کال آئی تھی, اور ان کو یہی کہا جاتا ہے رضا کہ کیری آن, ابھی وی ول ڈیمانڈ این الیکشن, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بیانیہ ہمارا جو ہے یہ کامیاب ہو, اس حکومت کو چلنے نہیں دینا, ہم ان کو کسی طریقے سے گھسیٹ کے ایک نئی الیکشن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تاکہ کم از کم ہمیں بریدنگ سپیس مل جائے. نہیں تو یہ انہوں نے اگر اپنے پاؤں جما لیے تو پھر اگلے 6 ماہ میں تو ہم تو بالکل فارغ ہو جائیں گے. تو ابھی دس از آور بیسٹ بیٹ, ہم کچھ کریں. اور اس میں انہوں نے جو بیانیہ ہے, ایک تو جنرل باجوہ کو اٹیک کر رہے ہیں, اور وہ اٹیک کر رہے ہیں جنرل باجوہ کو, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آرمی کے اندر, آرمی لیڈرشپ کے اندر ایک سپلٹ ہے, تاکہ یہ اپنے دوستوں کو یہ پتا چلے کہ ہماری پوزیشن ہوپلیس نہیں ہے اور کچھ لوگ ہمارے حق میں ہیں
عمران خان کے اور کچھ آرمی جنرل جو ہیں وہ عمران خان کے حق میں نہیں ہیں, وہ نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں. مگر یہ ایک سپلٹ ہے, اس لیے ابھی بھی امید رکھیں آپ, ابھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک پورا ایک نیا فائنل انہوں نے جسے سمجھا نا کہ میں ایک طرف اپنا اناؤنس کروں لانگ مارچ اور لوگوں کو تیاری کروں, دوسری طرف کوشش کروں کہ یہ ایک پرسیپشن کریٹ ہو جائے میرے ساتھیوں کے اندر کہ میں فارغ نہیں ہو گیا, ابھی بھی آرمی کے اندر میرے لیے بہت بڑا سپورٹ ہے, اور جو اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ ہے اس کے اندر بھی میرا سپورٹ ہے, اور کسی سٹیج پہ بھی ہمارے جو سپورٹرز ہیں وہ حاوی ہو سکتے ہیں, اور اس لیے ڈونٹ لوز ہوپ. تو یہ اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں اس وقت. جی سیٹھی صاحب جو کل انہوں نے پوڈ کاسٹ میں جو ارشادات فرمائے, فرمودات جو ہیں ان کے, اس میں یہ جو جولائی کی بات وہ کر رہے ہیں کہ جی جولائی میں مجھے پتا چل گیا تھا, اسی میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ جی وہ انٹیلیجنس چیف جو ہے مطلب DGISI جو خطرات ہوں گے اس سے ہمیں بچائے گا, کیونکہ وہ ایئرز اینڈ آئیز ہوتا ہے. وہاں اس نے افغانستان کا بھی ذکر کیا ہے کہ جی سردیوں میں جو ہے وہ افغانستان میں ہمیں ضرورت تھی, کیونکہ وہ کافی عرصے سے اس کو چلا رہے تھے. تو افغانستان کے اندر جو انسرجنسی ہے سوویت دور سے لے کر اب تک آپ نے اس کو دیکھا ہے, سردیوں میں افغانستان میں کیا ہوتا ہے, اور اگر ایسا کا کوئی رول ہوتا ہے تو وہ ایک ادارے کا ہوتا ہے, وہ DGISI کا رول ہوتا ہے. آپ نے بڑا باریک سوال نکال دیا. میرا خیال ہے خان صاحب سوچتے کچھ نہیں ہے, جو دل میں آتا ہے لگتا ہے ان کو ریلیونٹ ہے وہ بول دیتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ISI خیر obviously was involved in افغانستان, اور اسی لیے آپ نے دیکھا جنرل فیض بھی انہوں نے ایک ٹرپ بھی ماری تھی آفٹر دی کابل واز ٹیکن بائی دا طالبان. وہ بڑی ایک فیمس تصویریں ہیں اس کی, جس کے ساتھ بڑی کنٹروورسی بھی ہوئی کہ یہ اوپنلی اب ISI جو چیف ہے وہ پہنچ گیا افغانستان. تو جو ہم کہتے تھے کہ ڈبل گیم ہو رہی ہے, اب اس کا تو واضح ہو گیا کہ ڈبل گیم ہو رہی تھی, یہ پہنچ گئے ہیں وہاں. تو بہرحال وہ اور الگ بات ہے, مگر بات یہ ہے کہ ونٹر کے اندر تو نہ خاص ٹیررزم ہوتی ہے, نہ خاص کوئی ایک دوسرے کے اوپر اٹیکس ہوتی ہیں. بڑا مشکل ہو جاتا ہے فار وار. اور ہمیشہ جب آپ گراف دیکھیں وار کا تو وہ کہتے ہیں اسپرنگ اوفینسو. ہمیشہ ونٹر کی جب سنوز جو ہیں وہ پگھلتی ہیں یا ٹھنڈ کم ہوتی ہے اور موومنٹ پاسبل ہو جاتی ہے گوریلاز کے لیے, تو اس وقت پھر اسپرنگ اوفینسو ہوتے ہیں ہمیشہ. اور سمر میں بھی کم ہو جاتا ہے, اسپرنگ میں زیادہ ہوتا ہے, اور پھر بیفور ونٹر سیٹس ان دو سیزنز ہوتے ہیں آف اٹیکس. تو یہ کہنا کہ جی وہ ونٹر آ رہا تھا اور افغانستان میں بڑے حالات خراب ہونے جا رہے تھے اور یہ ہونے جا رہا تھا, وہ بالکل نان سنس. تو اس لیے میں سمجھ وہی نا, کوئی چیز نظر آئے تو اس کو پکڑ لیتے ہیں, اس کو گھما پھرا کے کوشش کرتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے میں اس کو پلے میں لے آؤں اور اس کو کوئی ریزن بتا دوں. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. بات سیدھی سی تھی کہ ایک سیاسی گیم چل رہی تھی اس وقت, جس میں عمران خان صاحب نے وعدہ کیا ہوا تھا جنرل فیض کو کہ میں آپ کو آرمی چیف بناؤں گا اور آپ میری مدد کریں, اور اس کے بعد 3 سال آپ رہیں گے اور اگلی الیکشن مجھے جتائیں گے آپ, پھر میں 5 سال کے لیے آ جاؤں گا, اور جب آپ کے سال 2 سال رہ جائیں گے تو میں آپ کو جب ختم ہونے جائے گا تو 2 سال کے بعد تو میں آپ کو ایک اور ایکسٹینشن دے دوں گا. موجہ لواں گے 5 سال 6 سال توڑے 6 سال میرے, اللہ خیر صلی اللہ. یہ پورا پلان تھا. اب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, سارے ٹاپ فوجیوں کو اس بات کا پتہ ہے, ٹاپ جرنلسٹ کو اس بات کا پتہ ہے, سب کو ہمیں پتہ ہے اس بات کا. کچھ لوگ ہیں باہر جو کہ شاید نہ سمجھتے ہوں, مگر موٹی بات تھی. اب اس میں اوریجنلی تو شاید یہی تھا کہ جنرل باجوہ نے ایک ایکسٹینشن لی تھی, اور اب وہ اور ایکسٹینشن نہیں مانگیں گے یا نہیں چاہتے. اور جنرل فیض اور ایکسٹینشن اس وقت اس لیے جنرل فیض نے بھی سپورٹ کی تھی اور عمران خان نے بھی سپورٹ کی تھی, کیونکہ ایکسٹینشن کے ساتھ پھر ایک موقع مل جاتا ہے جنرل فیض کو ٹو کم اپ. ادروائز وہ پھر لائن میں نہیں پہنچتے تھے, تو اس لیے اور لوگ راستے میں آ جاتے تھے. تو اس لیے جنرل فیض کو سینیورٹی دلوانے کے لیے تھوڑی سی 8ویں سے 4تھے نمبر پہ لانے کے لیے یہ سارا کچھ ہوا, اور سب ایوری بڈی واز آن بورڈ. مگر ایونچولی ہوا یہ کہ خان صاحب کی جو کارکردگی اتنی بری تھی کہ فوج کی بدنامی شروع ہو گئی,
اور پھر جب باقی جرنیلوں نے جو کہ ٹاپ لیول جنرلز ہیں جن کی اپنی امید ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک بنے گا، جو کہ کچھ جی ایس یو میں ہے، کچھ ایک دو کور کمانڈرز ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، پہلے بھی لائن پٹ گئی 6 سال وہ چیف رہ گیا، اب آگے ایک اور آ رہا ہے جونیئر، وہ 6 سال وہ رہ جائے گا، تو ہم ساری ہماری جو امید ہوتی ہے when you get to the level of core، تو اس وقت یہی ہر ایک جنرل کی، یہی لیفٹیننٹ جنرل کی ہوتی ہے کہ یار I may stand the chance to be the army chief. It's a jewel in the crown of 30 years of service or more. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پہ جب یہ سارا کچھ سمجھ آنے لگا کہ یہ ایک پولیٹیکل منوورنگ بھی ہو رہی ہے، ناٹ جسٹ کہ ہم نے عمران خان کو لائے ہیں اس کا سکون بنے ہوئے، مگر ایک خان صاحب اور ہمارے بھی اندر بھی کچھ منوورنگ ہو رہی ہے اور ہم some of us are going to be left out. تو اس سٹیج پہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ some generals put their foot down and said یار بہت ہو گیا، یہ ہم بدنام ہو رہے ہیں اور اوپر سے یہ گیمز ہو رہی ہیں، اور تو what's going on, we also deserve a chance. لیکن ریکارڈ کے لیے میں یہ کہہ دوں، کل انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نہیں لگانا چاہتا تھا، مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ میں جنرل فیض کو چیف لگانا چاہتا تھا لیکن میں نہیں ایسا چاہ رہا تھا. کل انہوں نے اس کا ڈینائی کیا. اب اللہ جانے سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں ڈینائی شاید تو کرتے ہی ہیں نا یار. Give me a break. I mean, you know, this is the, as they say, the loudest whisper in the military establishment. سیٹھی صاحب میرا ایک مختصر تبصرہ اور ایک سوال. تبصرہ یہ کہ عمران خان صحیح کہتے ہیں کہ جولائی میں مجھے پتا چل گیا تھا، یہ وائڈلی رپورٹ ہوا ہے فہد حسین سے لے کر بہت سارے لوگوں نے، کہ جولائی میں پہلی دفعہ آرمی چیف گئے تھے عمران خان کے پاس کہ اب میرے پاس ٹائم آ گیا ہے کہ میں نے روٹیشن کرنی ہے، لوگوں کو ان کی جگہ لگانا ہے، اور اس میں ڈی جی آئی ایس آئی کا ٹرم پورا ہو رہا ہے تو ان کو میں نے پوسٹ آؤٹ کرنا ہے. اور اس سے انہوں نے خطرہ بھانپ لیا تھا کہ جو کچھ مدد ان کو مل رہی تھی وہ شاید نہ ملے. سوال جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ 20 مئی کے بعد میں کال دوں گا، تو 20 مئی کے بعد ایسی کیا خاص بات ہے جس سے عمران خان نے اپنا جو دھرنا لانگ مارچ اسلام آباد کا اس کو اس کے ساتھ نفی کر دیا؟ میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیں 2 سگنلز ہیں جہاں ہمیں توجہ دینی چاہیے، 2 فیکٹرز ہیں. پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ اندر کی بات کہ اب وقت آ گیا ہے لوگوں کی پوسٹنگز اینڈ ٹرانسفرز کا. کچھ جنرلز ریٹائر ہو رہے ہیں اس مہینے، اور ان کی جگہ پہ اب پوسٹنگز اینڈ ٹرانسفرز ہوں گی. اور سورسز یہ کہہ رہی ہیں، میری سورسز یہ کہہ رہی ہیں، چڑیا کہہ رہی ہے کہ جنرل فیض کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا ٹو جی ایچ کیو اور وہاں نیا کور کمانڈر اپوائنٹ کیا جائے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ خان صاحب اپنے لانگ مارچ چاہتے ہیں کہ لانگ مارچ جو ہے وہ بھی جنرل فیض جو ہیں اس کو مانیٹر کریں اور ان کی ہیلپ کریں لانگ مارچ میں بھی. میں نے ابھی اشارہ کیا تھا، اب تو کھلی بات ہم کر رہے ہیں، اس میں تو اب کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ساری دنیا کر رہی ہے تو ہم کیوں نہ کریں. یہ جو فون کالز جاتی رہی ہیں نا، یہ پشاور سے جاتی رہی ہیں. یہ جو صحافی ہیں جو کہ چلائے جا رہے ہیں یہ بھی پشاور سے چلائے جا رہے ہیں، ان کو اور کوئی نہیں چلا رہا. اور وہی پشاور والے ہی ہیں جو ان کو کہتے ہیں کہ ابھی گیم از ناٹ اوور، اسٹک ود دا گیم. اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ باجوہ صاحب کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ وہ اپنے جو ساتھی ہیں، کور گروپ ہے 5-6 کا، ان کی بات نہ سنیں اور آرمی کے رینک اینڈ فائل کی بات سنیں، جنرل فیض کی بات سنیں، ان کے کچھ 1-2 ساتھی ہیں ان کی بات سنیں، اور باہر جو عوام بیٹھی ہے، سوشل میڈیا بیٹھا ہے، ان کی بات سنیں. اسی لیے باجوہ صاحب کے اوپر سوشل میڈیا پہ فوکسڈ اٹیک آ رہی ہے کہ ان کو ہٹایا جائے، ان کو کسی طریقے سے ان کو کمزور کیا جائے، ان کو شرم دلائی جائے، ان کو پیچھے ہٹایا جائے. یہ اگر پیچھے ہٹ گئے تو جو باقی لوگ ہیں جو ان کے سائے میں کھڑے ہیں وہ ان کی پھر اہمیت کم ہو جاتی ہے. اور جو باقی لوگ ہیں جو کہ ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 23 کور کمانڈرز ہیں، 23 لیفٹیننٹ جنرلز ہیں یا 22 ہوں گے، ناٹ شیور اباؤٹ دی ایگزیکٹ فگر، بٹ ان میں سے 11 کور کمانڈرز ہیں، اور پھر ڈی جی ایم آئی، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم او جو کہ ہمیشہ ان میٹنگز میں حصہ لیتے ہیں. تو میری اطلاع کے مطابق ہوتا ایسے ہے کہ عام طور پہ چیف جب بولتا ہے تو ڈی جی آئی ایس آئی سے بریفنگ لیتا ہے، اور اس کے بعد ڈسکشن جو ہوتی ہے اس میں عام طور پہ 2-3 لوگ ہی 2-3 جنرلز ہی ہوتے ہیں جو بات چیت سوال جواب کرتے ہیں. زیادہ وہ بھی بڑے نرمی کے ساتھ، زیادہ سختی کے ساتھ نہیں کرتے، زیادہ اس پہ
डिस्कशन जो होती है वो देखते सारे यही हैं कि चीफ किस तरफ जाना चाह रहा है और चीफ की क्या सोच है। और आप सब कभी कभी ऐसे भी होता है कि अगर कोई स्पेशली टची सब्जेक्ट हो तो चीफ क्या करता है कि वो इतला कर देता है उन लोगों को, उन जनरल्स को जो कि उनका ख्याल होता है कि वो उनके साथ हैं या क्लोज हैं, कि आज ये बात होगी तो चीफ शायद ये लाइन लेंगे। मतलब ये होता है कि सपोर्ट नहीं। अच्छा, अब ये सपोर्ट इसलिए होता है कि वो जो सारे बैठे हुए होते हैं उनमें से सवाए उसके जो कि समझ रहा होता है कि मैंने अगला चीफ बनना है, बाकी सब जिनको पता होता है हमारी कोई चांस नहीं है, उनको तो ये पता होता है कि रिटायरमेंट के बाद उनका जो फ्यूचर है दैट इज लिंक्ड विद द आर्मी चीफ। आर्मी चीफ उनको रिटायरमेंट के बाद फैसला करेगा कितने प्लॉट्स मिलने हैं, क्या वैल्यू होनी है उनकी, क्या सिनिक्योर मिलना है, उससे मुराद ये है फौजी फर्टिलाइजर में जाना है, वेलफेयर में जाना है, फलानी जगह जाना है, हैवी इंडस्ट्री जाना है, कहाँ जाना है अगले 3-4 साल के लिए। तो उनका जो पोस्ट रिटायरमेंट फ्यूचर होता है जिसकी बड़ी अहमियत होती है आफ्टर द आर्मी चीफ, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दीज रिटायरिंग जनरल। वो सारा आर्मी चीफ कंट्रोल करता है या वाया द चीफ ऑफ जनरल स्टाफ। तो मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा वैसे लोग जो है ना वो समझते हैं आर्मी चीफ की माइंड क्या है, एंड दे डोंट ऑलवेज स्पीक देयर माइंड in the core commanders meeting. They hear what he has to say, they raise a few questions, some of them. यहाँ ये हुआ कि एक मीटिंग हुई थी, आज उसकी भी बात हो जाए, अगर गलत है तो हमें बता दिया जाए कि हमने गलत कहा, हम सॉरी कर देंगे। मगर मेरी इत्तला के मुताबिक एक ऐसी मीटिंग भी हुई थी कुछ माह पहले जबकि एक प्रपोजल की गई थी कि जी आईएसआई जो है उसको भी कोर की हैसियत दी जाए। वो क्यों कि आईएसआई देखिए ना जी, कोर में कितने डिवीजन होती हैं और क्या होता है और कितने लोग होते हैं कोर में। तो आईएसआई जो है वो तो ऑन इट्स ओन इज बिगर देन अ कोर if you include all its people who serve the ISI and the indirect जो handlers non और जो civilians और बाकी जो उनका जाल होता है पूरा, अगर आप उनको इंक्लूड कर ले तो the ISI deserves the ranking of or the importance of being a core। मतलब ये था, ये दिस इज बिफोर जनरल फैज वाज ट्रांसफर्ड टू पेशावर। उस वक्त मतलब इसका ये था कि ट्रांसफर की जरूरत नहीं है, ये जो रिक्वायरमेंट है कि यू मस्ट हैव सर्व्ड इन अ कोर इफ यू वांट टू बी एलिजिबल फॉर द आर्मी चीफ पोजीशन। इसकी रिक्वायरमेंट ना जरूरी हो, मुझे आईएसआई में ही रहने दें और इसको कोर बना दें, आई शुड देन बी अ कंटेंडर। ये मेरी राइट है, मुझे प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करता है या नहीं करता, बट इट्स माई राइट एंड आई नीड टू बी इन द आईएसआई एंड द आईएसआई डिक्लेयर्ड अ कोर। इसमें कुछ इनके सहाफी हैं जिनको वो एक फोन कॉल जाती है और वो शुरू हो जाते हैं। तो एक दो ऐसे भी हैं जिनका बड़ा रोमांस है आईएसआई के साथ या किसी जनरल्स के साथ, एक आध के साथ। उन्होंने फिर पूरे लंबे चौड़े ट्वीट भी किए और मजमून भी लिखे कि जी आईएसआई तो इतनी बड़ी है, इसको तो कोर होना चाहिए। और ये डिबेट भी हुई एक मीटिंग के अंदर, ये आपको आज बताऊं मैं। और उसके अंदर जनरल फैज ने और एक और जनरल ने ये बात जो है इसको बढ़ाने की कोशिश की, बट इट वाज शॉट डाउन बाय 3 or 4 वेरी स्ट्रांग विल्ड जनरल्स। उन्होंने कहा नो, दिस इज नॉट ऑन एंड दिस प्रपोजल वाज शॉट डाउन। तो बड़ी हाथ पैर हर जगह पे मारे गए हैं। अब ये जो बात की जा रही है कि जी आर्मी के अंदर स्प्लिट है, अरे कोई स्प्लिट नहीं है। देयर इज मेजर जनरल था जिनको एक इमोशनल रिक्वायरमेंट है विद इमरान खान, जैसे बाकी अर्बन मिडिल क्लासेस को है, बिकॉज दे हेट द शरीफ्स एंड उनको भी वही एक सारी ट्रेनिंग यही हुई है कि ये पॉलिटिशियंस जो हैं वो चोर हैं, पॉलिटिशियंस चोर हैं। और इमरान खान तो पॉलिटिशियन है ही नहीं, वो तो एक सेवियर है, वो तो एक हीरो है, वो तो पॉलिटिशियन नहीं है और वो हमारा है, हम लेके आए हैं, इसको लेके जाएंगे, ही विल डू व्हाटएवर वी आस्क। तो वो एक सेंटिमेंट है इमरान के लिए। और फिर कुछ लोगों की अपनी पर्सनल एम्बिशंस हैं जो इसको चला रहे हैं विद इन एंड आउटसाइड। तो ये तो अब वाजे है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। कल को हम इनके नाम भी ले लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी। मगर आई थिंक ये लेट्स वेट फॉर दीज पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स टू टेक प्लेस। तो एक तो खान साहब ये चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या फैज जनरल फैज की पोस्टिंग ट्रांसफर हो जाती है। अगर तो वो जीएचक्यू चले जाते हैं तो फिर ही वोंट बी एबल टू हेल्प हिम इन द धरना। वो तो लग जाएगा कि ये अब वो इनकी अहमियत कम होगी है। तो इज वेटिंग टू सी कि अब क्या होगा, और उससे पहले प्रेशर माउंट कर रहे हैं ऑन जनरल बाजवा। और ये एडवाइस कहाँ से आ रही है आप खुद ही समझ सकते हैं। हु नोज द आर्मी बेटर देन एन आर्मी मैन एट द टॉप। सो अब बात ये है कि एक तो ये रीजन है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि ये मैं देखूं विच वे द विंड इज ब्लोइंग एंड व्हाट विल हैपन टू माय मेन सतून एंड वेदर दैट जेंटलमैन विल बी एबल टू हेल्प मी और नॉट। दूसरी बात ये है, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोग इसको भूल जाते हैं कि खान साहब अब चाहते हैं कि इलेक्शन हो और कहते हैं फौरन हो। उसकी भी एक वजह है, बड़ी इंपॉर्टेंट वजह।
खान साहब समझते हैं कि अगर उनका कोई चांस है टू कम बैक इनटू पावर, वो अब है, कल नहीं है। अब पॉपुलैरिटी है, एक नैरेटिव है, और मगर दिन ब दिन नैरेटिव जो है ना वो टूट रहा है, दिन ब दिन लोग परेशान हो रहे हैं, और दिन ब दिन ये गवर्नमेंट जो आई है ये शायद अपने पांव जमाने में कामयाब हो जाए। और अगर ये कामयाब हो गई तो खान साहब का नैरेटिव दिन ब दिन कम होता जाएगा और गर्मी पड़नी शुरू हो जाएगी। और अगर गर्मी पड़नी शुरू हुई तो लोग कौन निकलेगा इनके लिए। और तो इसलिए वो ये चाहते हैं कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो, क्योंकि ही थिंक्स कि मेरे बेस्ट चांसेस यही हैं। अभी भी मेरे एक आर्मी के अंदर मेरा एक सपोर्ट ग्रुप है, और अभी भी मेरा एक बयानिया बाहर थोड़ा बहुत बिक रहा है और लोग बाहर आ रहे हैं, और मेरा मीडिया में भी अभी भी 8-10 लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। कल को ये भी चले जाएंगे, इनको भी एहसास हो जाएगा कि भाई लाइन पिट गई, अब प्रोटेक्ट योरसेल्फ, नहीं तो साढ़े दे भी गवर्नमेंट सानू भी पै जाएगी, जो कि होगा किसी न किसी स्टेज पे। ये सियासत है, इसके अंदर होता है। जब इमरान खान था तो हम जैसे लोगों के ऊपर ये हुआ, अब ये जो बाकी लोग जो जॉनीज बैठे हुए हैं, अल्लाह करे ना हो, मैं तो कहता हूँ ये नीच चीजें होनी चाहिए, लेट देम स्पीक, वो तो खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। बट जाहिर है परेशानी तो होती है इनको, दे गॉन आउट ऑफ देयर वे टू लाई एंड टू स्पीक द अनट्रूथ एंड टू बी पार्टिजन कंप्लीट। तो अब बात ये है कि वो क्या है, दैट इज वाई कि अगर जुलाई में इलेक्शन हो जाती है, अगर खान साहब कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि धरने के बाद लड़ाई झगड़े ये वो मार कुटाई ये वो महीना लग जाता है गवर्नमेंट को और चेंज करने में, और उधर और आर्मी को इंस्टिगेट करने में और कुछ क्राइसिस क्रिएट करने में। तो अगर जुलाई में या अगस्त में इलेक्शन होते हैं, विच इज व्हाट ही वांट्स, तो सॉरी गवर्नमेंट गिर जाती है और इलेक्शन कॉल हो जाते हैं, तो केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाती है। तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो आती है वो अगस्त और सितंबर अक्टूबर, उसके बाद जेन्युइन हुकूमत आ जाएगी। अगर इमरान खान साहब की ये कोशिश है कि मैं किसी तरीके से वापस पावर में आ जाऊं बिफोर नवंबर, ताकि अगला आर्मी चीफ जो है मैं अपॉइंट करूं, और क्योंकि वो उनका ये ख्याल है कि उस वक्त मैं अगर जीतता हूं तो मेरे पीछे हवा होगी, एक पॉपुलैरिटी होगी, एक डायनेमिज्म होगी, फिर मैं जिसको चाहूं मैं लगा दूं, कोई हिल नहीं सकेगा, कोई कुछ कह नहीं सकेगा। जिस तरीके से पिछली दफा ये इन्होंने कोशिश की थी, मगर रातों रात उनको रोक लिया गया कि आप ये गैर-आईनी काम ना मत करें। तो अब तो ये जो सारा जो इस वक्त डायनेमिज्म चल रहा है ना, इलेक्शन इज द सोल्यूशन, इलेक्शन इज द सोल्यूशन, ये क्राइसिस खत्म नहीं होनी, इलेक्शन ही कराएं, वही एक सोल्यूशन है। ये वो लोग कह रहे हैं जो कि 3 महीने पहले कहते थे इलेक्शन क्या, इस गवर्नमेंट को अपनी पूरी टर्म कंप्लीट करनी चाहिए, क्या जरूरत है इलेक्शन की, और जाना चाहिए अगले साल, ये जमहूरियत का तकाजा है यार। एक प्राइम मिनिस्टर को तो पूरी टर्म कम करने दो, आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर ने कंप्लीट नहीं। इस किस्म के फजूल आर्ग्यूमेंट्स, अच्छे खासे मैं समझता हूँ इंटेलेक्चुअल्स भी जो कि इमोशनली इन्वॉल्व थे इन सब चीज में, वो भी इस किस्म की बातें कर रहे थे विदाउट गिविंग एनी रीजंस व्हाई, और जी ये गवर्नमेंट को तो कंप्लीट करना चाहिए। अरे भाई, नाउ वी नो कि आप लोग क्यों ये कह रहे थे, दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस। तो अब तो ये जो खान साहब ने जो मई रखा है ना, मई जून इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। he has to remove this government by June July, ताकि केयर टेकर गवर्नमेंट आए। तो वो भी 1 महीना लगता है या 15 दिन लगते हैं उसको भी बनाने में, केयर टेकर गवर्नमेंट में, फिर 2-3 महीने वो रहती है, फिर इलेक्शन होते हैं। ऊपर से इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है मुझे टाइम चाहिए, मगर इलेक्शन कमीशन को ये टाइम वाइम देना नहीं चाहते, ना पहले देना चाहते थे ना देना चाहते। तो इनका ये ख्याल है कि हमें अगर मुझे वापस आना है किसी स्टेज पे तो अब आना चाहिए, ताकि फिर मैं अगला आर्मी चीफ भी मैं ही बनाऊं, और मैं ही फिर जनरल फैज को ही बनाऊंगा, देखूंगा क्या होता है उस वक्त, बिकॉज आई विल बी फुली पावरफुल। और अगर मैं हारता हूं तो फिर तो जाहिर है देन द गेम इज ओवर, देन आई हैव अ लॉन्ग रन, फिर देखा जाएगा आगे जाके क्या होता है। आई हैव टू लर्न टू लिव विद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड डू विदाउट कंस्पिरेसीज एंड विदाउट द हेल्प ऑफ द सो कॉल्ड न्यूट्रल एम्पायर। So that's why it's now or never for Imran Khan. Yes, absolutely. जी अच्छा, अब हम बढ़ते हैं जी। मैं अलीम खान साहब का मैं चाहता हूं हम वीडियो क्लिप देखें और जरा उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले जो अभी आप बात कर रहे थे इलेक्शंस की, फौरी इलेक्शन की, तो पहली तो मुझे आप ये इसमें एक चीज की वजाहत कर दें कि क्या बेसिस है। देखिए, जो भी लोग पाकिस्तान की सियासत को, कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि डिस्पाइट दिस रैलीज और सोशल मीडिया पे जो बबल के अंदर जो इतनी सपोर्ट खान साहब की इस वक्त लोगों को कुछ दिखाई दे रही है, कुछ डॉक्टर भी की जा रही है, तो क्या एविडेंस या क्या बेसिस है कि वो इलेक्शंस में मेजॉरिटी लेकर आएंगे? देयर इज नो एविडेंस। देयर इज नो एविडेंस, इनफैक्ट एविडेंस उसके बरक्स है।
all the polls show that Noon League will win the election. मगर अब आर्मी के अंदर भी जो इनके जो सपोर्टर्स हैं, अब जब वो देखते हैं कि अगर हम इमरान खान को ला नहीं सकते एज प्राइम मिनिस्टर, तो फिर हम वी मेक श्योर कि ही रिमेन्स अ प्लेयर, और वो प्लेयर उसी सूरत में है ताकि नवाज शरीफ और PMLN और PPP मिलके 2/3 ना इकट्ठी कर लें, तो इमरान खान को भी 50-70 सीटें दिलवानी है, उनको भी प्लेयर एज अ प्लेयर रखना है, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जो अगली हुकूमत अगर ये PDM वाले बनाते हैं तो ये फिर उस वक्त इतनी इंडिपेंडेंट ना हो जाए फिर हमें आंखें दिखानी शुरू कर दें। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी है कि कीप पार्लियामेंट वीक एंड कीप them under your thumb all the time. तो मैं समझता हूँ कि मगर जो मेन इश्यू है, मैं तो ये पूछता हूँ इन लोगों को, कल भी मैंने एक खातून से यही पूछा एक प्रोग्राम में, उनका जवाब नहीं था। मैंने कहा आप कहते हैं इलेक्शन इज द ओनली आंसर, इलेक्शन इज द ओनली आंसर। मैंने कहा अच्छा तो ये बताएं कि खान साहब तो जब निकलने के लिए तैयार नहीं थे, तो अगर खान साहब इलेक्शन हार जाते हैं तो वो तो इलेक्शन नहीं मानेंगे, तो वो तो फिर धरने शुरू कर देंगे। तो ये इलेक्शन इज नॉट द आंसर। इनफैक्ट खान साहब अगर हारते हैं तो एक और बड़ी क्राइसिस क्रिएट कर देंगे, फिर तो लड़ाई झगड़े मार कुटाई पे आ जाएंगे। तो इलेक्शन इज नॉट द आंसर। और इस वक्त जो सिचुएशन ये है कि इकोनॉमी एंड फॉरेन रिलेशंस गिर चुके हैं। आप इस वक्त यू आर इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन इन द लास्ट 75 years, क्योंकि आपने जो कर्जे लिए हुए हैं, जो कि अय्याशियां होती रही हैं यहाँ, और खसूसन पिछले 4 साल में भी जो आपने डबलिंग कर दी है लोन्स की और डेट की, जिस तरीके से आपने मिसमैनेज किया सारा कुछ, तो इसको तो संभालने के लिए अभी से शुरू करना पड़ेगा काम। और ये मैं समझता हूँ बड़ी हिम्मत है ये PDM वालों की, उन्होंने ये फैसला किया। हम जैसे लोग तो कहते थे कोई जरूरत नहीं गवर्नमेंट लेने की, अभी इलेक्शन कराएं और अभी इलेक्शन करके 5 साल के लिए आए और फिर जो मुश्किल चीजें करनी है फिर कीजिएगा, अभी मत आए। मगर उनको यही डर था कि ये अगर खान साहब रह गए नवंबर तक तो इन्होंने फिर और कोई रिगिंग का इंतजाम कर लेना है, तो फिर अगले इलेक्शन भी फ्री नहीं होने और पता नहीं और क्या क्या ये कर देंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि अभी हम कूद जाएं और इसको रोकें, नहीं तो ये आगे एक पूरी फाशिस्ट स्टेट बनाने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हिज सपोर्टर्स इन द आर्म फोर्सेस। तो इसलिए इन्होंने ये किया। अब नाउ दे हैव टू डिलीवर। और मगर ये है कि इस वक्त एन इलेक्शन वुड बी ए डिजास्टर फॉर द नेशन ऑफ पाकिस्तान, for the establishment of Pakistan, for the economy of Pakistan, for the foreign relations of Pakistan. We are in no position to allow any anarchy or any uncertainty or any instability to prevail at this time. दुनिया देख रही है कि आप क्या मजाक बनाया हुआ है, पैसे लेने आते हैं और घर में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं कि कौन आएगा और कौन देगा, हमारी कर्जे वापस कौन करेगा and so on. तो इस वक्त we need stability, we need unity, and we need to let this government continue until next year when the elections are going to be held, and try and put this economy and polity into some stable sort of situation. फिर उसके बाद देखा जाएगा, खान साहब को मौका मिल जाएगा कि आए इलेक्शन लड़ के देख लें क्या होता है। जी, तो कल उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा कि जहांगीर तरीन और अलीम खान दोनों जो हैं वो माली फवायद हासिल करना चाहते थे, इसलिए मैंने साइडलाइन कर दिया और मैं उनको करप्शन की इजाजत नहीं दे सकता था। उन्होंने कहा कि 300 कनाल लिए हैं अलीम खान ने, और अलीम खान ने अब जवाब दिया कि जी 300 नहीं बल्कि 3,000 एकड़ खरीदे हैं, एकड़ कनाल भी नहीं। हाँ, एकड़ खरीदे हैं। अब ये जवाब उनका होने जरा जी ये प्ले कीजिए। दूसरी बात ये कि ये जो ज़मीन जिसकी वो बात कर रहे हैं, ये ज़मीन अब रूडा के अंडर आ गई है, जो कि इमरान खान साहब ने बनवाई है रूडा। और ये रूडा वो है जिसने लोगों से ज़मीन एक्वायर की है सरकारी रेट पे, जो कि चंद लाख रुपए के गेज खरीदी गई हैं और बाद में अपने मनपसंद जो डेवलपर्स हैं उनको ये बांटी गई है। वो जो मनपसंद डेवलपर्स हैं उनमें कौन कौन शामिल हैं, उनमें किन किन लोगों ने मफाद लिया है और उनका इमरान खान साहब के साथ क्या ताल्लुक है, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। क्या उसमें वो डेवलपर भी शामिल हैं जिनके पास मैडम फरा जो है वो दुबई में जाके मुकीम थी, जिनके जहाज के ऊपर वो फिरती रही हैं और जिसके करीबी रवाबत की वजह से इमरान खान साहब के साथ भी उनका ताल्लुक बना। सरकारी रेट पे खरीदी गई प्राइवेट ज़मीन और उसके बाद उसको प्राइवेट डेवलपर्स को दे दी गई। वो प्राइवेट डेवलपर्स में कौन कौन शामिल हैं? क्या जो आपने LDA का वाइस चेयरमैन लगाया था उसके रिश्तेदारों को जो कि एक
अलग से हाउसिंग सोसाइटी के मालिक हैं, क्या उनको भी उनमें 10 में शामिल किया गया है? और अगर इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट जिसमें आपका एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी है, क्या उसकी खरीदो फरोख्त में भी अलीम खान शामिल है? तो उसका नाम भी बताया जाए। और अगर अलीम खान शामिल नहीं है तो कौन कौन शामिल है? आपने जो प्रोजेक्ट बनाए जो बड़ी आवाम की फलाह के लिए थे, जिसमें से सरकारी रेट पे औने पौने लोगों से जमीन एक्वायर की गई, वो जमीन क्यों एक्वायर की गई? उन लोगों से मार्केट रेट पे क्यों नहीं खरीदी गई? और वो मार्केट रेट पे खरीद के आपने उसके ऊपर शॉपिंग मॉल्स बनाए, आपने उसके ऊपर प्लाजे बनाए, आपने उसके ऊपर गोल्फ कोर्सेज बनाए। अगर खान साहब आप वो जमीन के ऊपर प्लाजा बना सकते हैं तो वो उसकी जमीन का स्टेटस ग्रीन है, लेकिन आपका प्लाजा बन सकता है अंडर रूडा, आपका शॉपिंग मॉल बन सकता है, आपके गोल्फ कोर्सेज बन सकते हैं, आपके घर बन सकते हैं, अलीम खान की सोसाइटी नहीं बन सकती। जी आपके घर सिर्फ यही नहीं, बल्कि आज उन्होंने चैलेंज भी दिया कि इमरान खान आए, मेरे और जहांगीर तरीन के साथ किसी टीवी चैनल पर बैठ के मेरे साथ बहस कर लें। हाँ वो, लेकिन ये खैर वो तो उन्हें पता है वो होना नहीं है, लेकिन सबसे अहम बात तो ये है जनाब कि रावी का जो ये रावी अर्बन डेवलपमेंट का ये जो नया शहर बसाने का मंसूबा था, जिसकी कि खुद एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे खान साहब, जस्ट लाइक अ रियल एस्टेट टाइकून, अब उसकी ये पोल खुलना शुरू हो गया कि फराह का उसमें क्या, फराह साहिबा का क्या उसमें रोल था, एलडीए में किस तरह उन्होंने अपने बंदे लगवाए हुए थे, और किस तरह से ये सो कॉल्ड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और ये नया शहर एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आ रहा है। साइटी साहब, आप इसके बारे में क्या कहेंगे, और क्या ये आहिस्ता आहिस्ता अनरेवल हो रहा है ये मामला? देखिए, मैं तो बड़ा हैरान हो गया कि खान साहब को किसने ये एडवाइस दी थी कि वो फराह के वकील बन जाएं। फराह का केस बड़ा कमजोर है और अब खान साहब उनके वकील बने हुए हैं। एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक क्रुकेड लेडी, एक करप्ट लेडी का वकील बन गए। उन्हें एहसास नहीं इस बात का कि फराह को तो वो नहीं बचा सकते, मगर जब फराह को डिफेंड करने खड़े हो जाते हैं तो अपनी भी उनकी हैसियत जो है वो भी उसके ऊपर भी दाग लग जाता है। उनके बड़े साथियों ने बड़े परेशान है कि यार एक ही कितना वो फराह नो डिफेंड कर दे पे। सबको पता था ये, इट वाज द लाउडेस्ट विस्पर इन पंजाब कि फराह क्या कर रही हैं और खान साहब की जो अहलिया हैं उनका क्या रिश्ता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके ऊपर तो अभी कुछ भी नहीं निकला। अभी पंजाब के अंदर सेक्रेटरी हजरात जो हैं वो जब बोलना शुरू करेंगे, जो मीडिया को बातें बताएंगे, और बाय द वे बहुत सी बातें बताई हैं, मगर यहाँ अनफॉर्चुनेटली मैं ये फिर से कहूंगा, मेरा मौकफ हमेशा फर्क रहा है। यहाँ एक कल्चरल पैराडाइम है या कल्चरल एक मसला है। लोग कहते हैं जी कि भाई मर्दों को तो अटैक कर दिया करें, खवातीन के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, और स्पेशली को किसी की बीवी के ऊपर या किसी के अहलिया के ऊपर कोई उंगली ना उठाए। बात यह है कि जमहूरियत के अंदर तो जो पब्लिक फिगर होता है उसकी सारी फैमिली जो होती है वो देयर अंडर स्क्रूटनी। और अगर इमरान खान साहब की अहलिया इज इन्वॉल्व्ड इन करप्शन और अगर एलिगेशंस है, शी मस्ट कम एंड स्टैंड। आफ्टर ऑल, अगर एक सुप्रीम कोर्ट जज जो कि आगे चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, अगर उनकी अहलिया को आप इन द डॉक खड़ा कर सकते हैं और उनके साथ हर किस्म की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और पब्लिक के अंदर उनको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं, तो क्यों नहीं, व्हाई कांट अदर पब्लिक फिगर्स and their spouses and their children be investigated also, अगर if there is cause for it। तो ये जो है ना, जो नहीं जी नहीं बीवी से गल नहीं करनी चाहिए थी, वो नहीं जी पर्सनली होना चाहिए। ये इसीलिए किया जाता है कि हमारे मुल्क के अंदर हम करते क्या है, अपनी चोरी जो है अपनी बीवी बच्चों के नाम पे लगा देते हैं और फिर बाद में ये कहते हैं कि जी हमें बीवियों को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। तो बात यह है कि अगर बीवी जो है वो अपनी हैसियत में साहिबा हैसियत है तो वो भी फिर पब्लिक फिगर है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, then I'm afraid you have no personal secrets. All your personal secrets are public affairs. एटलीस्ट दुनिया में जमहूरियत जहाँ है वहां तो यही असूल है। यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये फिर मैं सुनता हूँ कि जजेस से भी मैंने कुछ सुना है, और नहीं यार वो पर्सनल तो नहीं होना चाहिए, और यार बच्चे बीवियों तो बाहर रखना चाहिए। तो मैं फिर आगे से कुछ नहीं कहता, मगर फिर मैं सोचता हूँ कि जो ये बात करते हैं इसका मतलब है they have something to hide. नहीं, समथिंग टू हाइड। और ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया है कि जो सरीना ईसा हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा की बेबी, उनको तो आपने कटोरों में खड़ा कर करके और पूरी एक कैरेक्टर असैसिनेशन कैंपेन कितने पूरी फैमिली को हरास किया, उनके बच्चों को हरास किया।
तो आपने उनकी कुलसुम सर्वेलेंस नवाज की को नहीं गई। किया था? आपने बिल्कुल कुलसुम किया था, नवाज को नहीं किया था? that's बिल्कुल। right. वो डेथ बेड पे थी वहां पे लंदन में के उस कमरे में घुस गए थे कैमरे लेके। तो मतलब है कि आपने नुसरत भुट्टो को नहीं किया था? बिल्कुल उनको भी किया, बिल्कुल बिल्कुल। आपने फातिमा जिन्ना साहिबा को नहीं छोड़ा था? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। तो मतलब ये क्या बात हुई? यस यस। तो मैं जनाब यही आपसे अच्छा, तो अब इसके बाद आप क्या समझते हैं सैदी साहब कि ये जो है किस हद तक ये सीरियस हैं, ये एलिगेशंस इनकी अलीम खान साहब की? आपके ख्याल से गवर्नमेंट इसका क्या, मेरे ख्याल से प्रोपेगेंडा के लेवल के ऊपर तो, या कम से कम वो काउंटर करने के लिए बयानिया तो काम आएगा, अब उसके लिए हार्डकोर एविडेंस तो शायद मुश्किल होगा ढूंढना इन द। देखिए, शॉर्ट टर्म में तो एविडेंस बड़ी मुश्किल होती है, अगर मिल भी जाए तो उसको प्रोसिक्यूट करना आसान नहीं होता, मगर बयानिया है ना, एक बयानिया चिप करता है इनटू द अदर बयानिया। और अभी तो सिचुएशन ये है कि खान साहब का बयानिया जो है ना वो बैकफुट पे जाता जा रहा है, और काउंटर बयानिया जो है वो मजबूत होते जा रहे हैं। और यही एक, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ, डायलेक्टिकल प्रोसेस है। आप देखें, खान साहब के जलसे भी छोटे होते जाएंगे। अभी जो मियाँ वाली में इनका जलसा हुआ है, मैं उसकी ड्रोन की तस्वीर देख रहा था, आई वाज शॉक्ड कि मियाँ वाली के अंदर इतना छोटा जलसा। बहरहाल हो सकता है, मे बी रॉन्ग, बट स्टिल मेरी ये व्यू है कि खान साहब के जलसे भी कम होते जाएंगे। आपने देखा नहीं, इन्होंने कॉल दी थी कि जनाब फलानी रात को आप लोगों ने बाहर निकलना है और आप लोगों ने ये करना है, वो करना, वही नहीं निकले। वह कुछ भी नहीं हुआ। तो मतलब है, और आप लोगों ने घेराव करना है इलेक्शन कमीशन का, कौन निकला? कुछ भी नहीं हुआ। तो मतलब है कि खान साहब की कॉल जो है ना वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। और ये जरूर है कि एक झटका शायद फिर लगाए, वो पूरी कोशिश करें, बिकॉज दिस इज मेक और ब्रेक, दिस इज बी ऑल एंड एंड ऑल किस्म की चीज। तो जाहिर है उसके लिए पूरी तैयारी करेंगे, सब कुछ करेंगे। और सोशल मीडिया पे बड़ा जोर है इनका। अभी आपने देखा एक क्लिप खान साहब का जहां वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आप कंसंट्रेट करें, बिकॉज मेन स्ट्रीम मीडिया तो अब समझ गया गेम क्या है इनकी। तो वो उस किस्म की अहमियत इनको नहीं दे रहा जितनी इनको पहले मिलती थी। मगर सोशल मीडिया तो अभी भी इनके कंट्रोल में है, और नून लीग ने अभी तक कोई काउंटर सोशल मीडिया प्रोपागेंडा यूनिट नहीं बनाया। और ना ही कोई, मैं समझता हूँ अभी तक मुस्लिम लीग ने कोई एक पावरफुल नैरेटिव बनाया है। खान साहब को अटैक करना उस बेसिस पे, जिस बेसिस पे उन्होंने अपना नैरेटिव बनाया, वो ज्यादा कामयाब नहीं होगा। सब दुनिया जानती है कि झूठ बोल रहे हैं, मगर फिर भी इनके जो सपोर्टर्स है वो कहते हैं डजंट मैटर, वी आर स्टिल गोइंग टू सपोर्ट हिम। तो वो इसलिए ये कहना कि जी खान इज करप्ट, और वो ठीक है, करते जाएं, उसकी थोड़ी बहुत तो कोई ना कोई फायदा तो होता है। बट एक और पावरफुल काउंटर नैरेटिव बनाना पड़ेगा नून लीग को, जो कि लोगों की इमेजिनेशन को पकड़े, स्पेशली वो लोग जो थोड़े से डामक डोल हैं, या वो समझते हैं कि पता नहीं यार कौन सही है कौन गलत है, हमारा फ्यूचर किसके साथ है, हमें किसको आगे वोट देना चाहिए, किसको सपोर्ट करना चाहिए, ये हो क्या रहा है, एंड सो ऑन। तो मुस्लिम लीग नीड्स टू कम अप विद अ पॉजिटिव सॉलिड बयानिया नैरेटिव, जो कि आवाम की इमेजिनेशन को पकड़े, और जो पुराने बयानिया हैं उनको शैटर करने की कोशिश करें। और एटलीस्ट अगर शैटर नहीं कर सकता तो कम्पीट तो करे। इस वक्त तो कोई कंपटीशन नहीं है। खान साहब और सोशल मीडिया एक तरफ, और दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ। वो कभी बेचारी को इधर भेज देते हैं कभी इस जलसे पे भेज देते हैं। वो एक खातून क्या करेगी ऑन देयर ओन? मियां नवाज शरीफ साहब लंदन बैठे हुए हैं, उनके हाथ बंधे हुए हैं, इजाक डार साहब बाहर बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब डूअर है, वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं कुछ करके दिखाऊं जल्दी जल्दी, नहीं तो सारा मुल्क ही ना बह जाए। तो अभी कोई वो उनका बयानिया और उनका नैरेटिव और उनका पॉलिटिकल थ्रस्ट जो है वो बन नहीं रहा है। बट इट इज इम्पेरेटिव कि उसको बनाने के लिए दे मस्ट डू सम सीरियस थिंकिंग। जी, लेकिन सेठी साहब बात ये है कि वो तो ठीक है, आपकी बात सही है कि वो हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन फिर पार्टी ने जो फैसला किया है, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, जब आप खुद इस तरह का एक फैसला कर लेते हैं, अपने हाथ वॉलंटरली बांधते हैं इन एक्सचेंज फॉर पावर, तो फिर ये कॉम्प्रोमाइजेस तो करने पड़ते हैं। पार्ट ऑफ द रीजन जो पीएमएलएन का, मेरे ख्याल से बयानिया तो बहुत उसके बारे में बात करें, मेरे ख्याल से इस वक्त पीएमएलएन का सबसे बड़ा क्राइसिस जो है वो ये है कि पीएमएलएन का जो फाउंटेन हेड है वो खामोश है, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। और इमरान खान का अगर कोई मुकाबला करता है पॉपुलर डोमेन में, पॉपुलर पॉलिटिक्स में, तो वो मियां नवाज शरीफ हैं। इसके ऊपर बहुत से लोगों की राय है, मेरी सिर्फ नहीं है, मैं उन्हीं की राय की जो है वो इजहार कर रहा हूँ। मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। जी बिल्कुल। इसका बड़ा अच्छा जवाब है, एंड आई एक्सेप्ट दैट जवाब। बात यह है कि
आज जो सिचुएशन हुई है, अगर नवाज शरीफ साहब जेल में बैठे होते तो ये आज सिचुएशन ही ना होती, खान साहब अभी भी पावर में होते। अब इसके ऊपर भी पूरा एक प्रोग्राम मैं आपको करके दिखाऊंगा कि क्या फर्क पड़ा उसके साथ, that he was able to get out and what difference has that made. मगर चले, लेट्स मूव ऑन। बात ये है कि नवाज शरीफ साहब इज नॉट अ कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी लाइक इमरान खान। नवाज शरीफ साहब इज अ स्टेबल, सॉलिड, सॉफ्ट स्पोकन, लोगों की इज्जत करने वाला, ग्राविटास इसका मतलब एक पर्सोना है, बट ही इज नॉट अ पॉपुलर हीरो, ही इज नॉट अ कैरिज्मेटिक पर्सन जिसको जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो था या जैसे इमरान खान है। इनकी जो सपोर्ट बेस है वो इनकी करिश्मा के ऊपर नहीं बेस्ड, इनकी हीरोइक प्रोपोर्शंस के ऊपर नहीं बेस्ड, इट इज बेस्ड ऑन द वर्क दैट ही एंड हिज पार्टी हैव डन इन कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स फॉर द लास्ट 30 years। इन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी बनाई है, पार्टी देखे अंडर सो मच प्रेशर नहीं टूटी। इवन दोस्त जो समझते थे कि हम एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, जब मियां साहब ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट लाइन थोड़ी सी ली तो ये शक था कि पीपल्स, ये शेख रशीद क्या क्या के थक गए थे, ये टूट गई पार्टी, इसका ये हो जाएगा, इसका वो हो जाएगा, नहीं ली, पार्टी इज स्ट्रॉन्ग। दैट इज द रोल नवाज शरीफ हैज प्लेड। ये रोल नवाज शरीफ कैन प्ले बिकॉज दे ऑल बिलीव इन नवाज शरीफ, दे ऑल रिपोर्ट टू नवाज शरीफ, दे ऑल थिंक ही इज देयर लीडर। शहबाज शरीफ, हमजा, दे आर डूअर्स, मगर द पार्टी इज विद नवाज शरीफ। और उसकी वजह जो है वो यही है कि Nawaz commands a great deal of respect in certain sections of the population. And during his time, जब भी उन्होंने हुकूमत की है, एक परसेप्शन क्रिएट हो गया, जैसे एक परसेप्शन अयूब खान के बारे में था, डेकेड ऑफ डेवलपमेंट, और बड़ी गड़बड़ हुई उसके जमाने में, मगर एक डेवलपमेंट का एक परसेप्ट बन गया। वो और क्यों हुई, क्या हुआ, क्या नतीजे थे उसके, गुर्बत बढ़ गई, पाकिस्तान टूट गया, ये वो अलग बात है, मगर एक परसेप्शन अभी भी है अवाम के अंदर कि जी वो बड़ा अयूब खान का दौर बड़ा काम अच्छा किया था जी, हाँ। काम किया। इनके बारे में भी ये है कि हाँ यार करप्शन तो हुई सी, मगर कम भी तो कीता है। अब आम बंदा जो है ना वो ये कहता है यार करप्शन तो होती है, उनका वो इश्यू नहीं है करप्शन जो तुम्हारा और मेरा है। हम मिडिल क्लास ये लोग हैं, हमें तो ये भी नहीं पता हमने जब वोट डाला तो किस एमएनए के लिए डाला या किस एमपीए के लिए डाला, हमने तो जाके पार्टी के लिए डाल दिया आउट ऑफ व्हाट वी थिंक इज राइट एंड रॉन्ग। हम कब गए हैं किसी एमएनए के पास कि मेरी गाय चोरी हो गई या मेरा एमएनए से पर्चा हो गया, मेरी नाली बना दो तो मेरा नलका बना दो तो मैंने थाने मसला मेरा मेरे बंदे ने फड़ के ले गए। ये तो दिस इज द रियल पॉलिटिक्स आउट देयर। हमारी अर्बन मिडिल क्लासेस को इसका पता ही नहीं है, दे हैव नो आइडिया अबाउट दिस पॉलिटिक्स, they are not dependent on parliamentary and constituency politics. That's right. Nawaz Sharif and Muslim League has a strong base in constituency politics. ये जो electables हैं, अब क्या बात है कि सारे भाग रहे हैं from PTI into noon, वो इसीलिए कि उनको पता है even as electables उनके लिए मुश्किल हो जाएगा to win on a PTI platform. तो इसलिए I think Nawaz Sharif has played a very very important role, continues to play a very important role, guides the party from where he is fully aware of what's going on, and but वो consensus create करके चलते हैं। उनको बहुत सी चीजें मेरे हिसाब से जो मुझे समझ आती है, he doesn't like what is happening, even his own party जो कर रही है, मगर वो सबको साथ लेके चलते हैं, वो सबको कंसल्ट करते हैं और वो कोई जल्दी में फैसला नहीं करते, और हमेशा जो फैसले होते हैं बड़े सोच समझ के करते हैं। मैं समझता हूँ ये जो कामयाबी हुई है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, एट द एंड ऑफ द डे सारे मेजर फैसले नवाज शरीफ ने कि भाई कौन आएगा कौन जाएगा, कितनी सीटें देने के लिए तैयार है, किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना, ये वो ये। और अगर ये गारंटीज शहबाज शरीफ साहब दे रहे थे तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। दो बंदे हैं जिनकी गारंटीज लोग मानते हैं, एक आसिफ जरदारी और एक नवाज शरीफ। Correct. When they give their word, it's their word. बाकी किसी का वर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। जहांगीर तरीन ने भी इसी कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स को पक्का किया, व्हेन ही गिव्स हिज वर्ड ही स्टिक्स विद हिज पीपल, इसीलिए अभी भी लोग उसके साथ हैं, ही इज अ गुड पॉलिटिशियन। बाकी यार बात ये है कि रजा, आप जानते हैं फ्राइडे टाइम्स के बारे में ये कहा जाता था कि इट्स अ क्रूसेडर अगेंस्ट करप्शन। हमने जितनी करप्शन के खिलाफ जदोजहद की है मेरा ख्याल है किसी अखबार में नहीं की, और जितनी कुर्बानी हमने दी है काफी कम ही लोगों ने दी होगी उतनी करप्शन के खिलाफ। मगर एट द एंड ऑफ द डे वो हमारी जो सारा बयानिया था जो करप्शन, इट डिडंट मैटर टू द पीपल। नवाज शरीफ को एक दफा निकाल दिया, वो फिर आ गया,
बेनजीर को एक दफा निकाला, मिस्टर 10% ये वो, अवाम ने फिर उसको ले आए। वो 3-3 दफा लोग अवाम जो है वो कहती है नहीं करप्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट टू अस, हमें चाहिए कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स, हमारा नलका नाली थाना कचहरी का मसला कौन हल करेगा, हमारा वोट की इज्जत कौन, हमारे वोट का वैल्यू कौन देगा। वो कहते हैं ठीक है यार, डेवलपमेंट फंड जो है उसमें से ये सड़क बनानी है, 20 करोड़ रुपए की सड़क बननी है, चलो जी MNA MPA जड़ा है वो 20 करोड़ से 2-3 करोड़ से वो लै गया, और ठीक है जी लै जाए, और जी एक DC है ते को एक्सीएन है ते वो फलाना करोड़ वो लै गए, चलो जी 2-3-4 करोड़ निकल गया। और यार 60% रह गया ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ सड़क ਜਿਹੜੀ जिंदी बंडी सी बन गई ना, तो ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, तो फायदा ही हो गया, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹੀ करता। तो you know they are very realistic about these things। हमारी जो अर्बन मिडिल क्लासेस हैं, दे ना उन्हें कोई आइन का पता है, ना उन्हें कोई आइन के साथ प्यार है, उन्हें ना ही और उन्हें हमेशा स्ट्रॉन्ग मैन सेंट्रलाइज रूल, बिकॉज उनकी जो जिंदगी जमहूरियत पर कोई इनका यकीन नहीं, कोई नहीं, दे डोंट बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने क्लास की वजह से जो उनको बाकी तबकात पर जो लीगलाइज्ड जो करप्ट फायदे मिलते हैं उसका वो जिक्र नहीं करते, नॉट एट ऑल, जो उसका उनकी फायदा एक्सेस उठाते है हैं, पावर में, उसके लिए फायदा उठाते हैं। तो अब बात यह है कि दैट्स ओके, मैं समझता हूँ दिस इज ऑल पार फॉर द कोर्स। करप्शन हर मुल्क में है, इमरान खान के दौर में करप्शन बढ़ गई है, एटलीस्ट दैट्स व्हाट वी आर टोल्ड जी। मैं कहता हूँ बढ़े या ना बढ़े, वो मुझे याद आती है बात जिसके ऊपर बड़े लोग हंसे भी थे और नाराज भी हुए, मिडिल क्लास नाराज होगी, और मैं तो हंस पड़ा कि वो किसी साहब ने ये कहा कि जी वो फाइलों पहिए लाने पैंदे ने तो फिर फाइलें चलती हैं। तो हाँ। ये फाइलें जो हैं वो पहिए लगाने पड़ते हैं, मुल्क भी ऐसे ही चलते हैं, अमेरिका भी ऐसे ही चलता है, पेंटागन भी ऐसे ही चलता है, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स भी ऐसी चलती हैं। दैट इज द वे ऑफ द वर्ल्ड कि देयर इज किकबैक्स, देयर इज कमीशंस, एंड some of it goes to the people, and that's the way of democracy। अथॉरिटेरियनिज्म के तो ये होता है कि और भी एक छोटी क्लास होती है वो ले जाती है सारा कुछ, और क्योंकि रिप्रेशन होती है तो पता नहीं चलता किसी को हुआ क्या है, कौन कितना ले गया, कोई मीडिया नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। दैट्स द वे ऑफ द वर्ल्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि जी करप्शन अच्छी चीज, नो 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 वे, मैं कैसे कह सकता हूँ, हम कोई भी नहीं कह सकता करप्शन इज टेरेबल। मगर क्या करप्शन, इमरान खान बंदा जो है 4 साल में डेंट नहीं डाल सका और हालत खराब हो गई। तो ये होता है जब आप फोकस करें ऑन अ वन पॉइंट एजेंडा एट द एक्सपेंस ऑफ डेवलपमेंट, एट द एक्सपेंस ऑफ पीपल्स वेलफेयर, और आप एक इमेजिनरी एनिमी को बना लें कि ये करप्ट हैं 10 लोग, इनको खत्म कर दें तो सब ठीक हो जाएगा, बाहर से पैसा भी आ जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठुट्ठू, कुछ भी नहीं होता। फोकस ऑन गवर्नमेंट, फोकस ऑन गिविंग द पीपल समथिंग, तो फिर आपको ये लोग याद भी करेंगे। कोई याद नहीं तुम्हें करेगा कि जी आपने कोशिश की थी करप्शन खत्म करने की, नथिंग डूइंग। वैसी बात है, बिल्कुल। सेठी साहब हमारा टाइम भी खत्म हो गया है, आपका शुक्रिया। मैं एक बस कमेंट है ये ताहिरा हुसैन नकवी साहिबा का, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। जब हम नवाज वर्सेस इमरान बात करें तो उन्होंने कहा, नो नवाज इज नॉट कैरिस्मेटिक बेचारा, स्पेशली नाउ दैट खान हैज टेकन टू वेयरिंग टी-शर्ट्स टू शो हिज बाइसेप्स। बाय द वे, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं जाते जाते सायरा के लिए, कि कहीं आज बात हो रही थी, मैं एक लंच पे था, वहाँ बड़ी चार्मिंग किस्म की खवातीन थी, वेरी एजुकेटेड लिबरेटेड खवातीन। तो उन्होंने कहा सेठी साहब एक काम तो नहीं करा सकते तुसी? मैं क्या हुक्म? कहने ने मियाँ साहब ने कहो कदी कदी वो भी टी-शर्ट पा के इत्थे आ जाया करें। गुड वन। तो आई मस्ट टेल मियाँ साहब के मियाँ साहब को थोड़ी बहुत वजन घटाओ, तो जरा एक टी-शर्ट पा के ना थोड़ी देर डॉले शॉले तुसी भी दिखाओ, शायद कम बढ़ जाए ਤੁਹਾਡਾ भी। गुड वन जी। नाज़रीन बहुत शुक्रिया, सेठी साहब थैंक यू सो मच, सोलंकी साहब थैंक यू, और इंशाल्लाह आपसे कल शाम 9 बजे फिर मुलाकात होगी।